वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या दी गई है। विधानसभा में जो सीटों की संख्या है, जैसे कि कोई नए क्षेत्र में इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, तो वहां से अक्सर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जा सकता है। कर्नाटक में 228 दी गई हैं, एमपी में 230, महाराष्ट्र में 288 और यूपी में 403। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो भी चेंजेस हैं वो आपको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया गया है उस हिसाब से आप बताएंगे, ठीक है। तो 61st का जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। कर्नाटक में 224 है, ना कि 228 है, 224 है, ठीक है। बिहार में 243 है, याद रखिएगा। 62nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आते हैं। सेकेंड है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। थर्ड है केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप आता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कौन कौन आता है, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता है और अंडमान निकोबार आता है। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1928 में। इसमें लद्दाख और इसमें लद्दाख आएगा और इसमें आ जाएगा माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब हम केरल हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1956 में और इसमें कौन कौन आएगा, तो केरल भी आएगा और लक्षद्वीप भी आएगा। तो ये याद रखिएगा, जिनके अपने हाई कोर्ट नहीं है और जो किसी और क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट भी याद रखिए, टाइम भी मैंने दे दिया, ईयर भी बता दिया, जिससे आपको इजी रहेगा। अब राइट आंसर ऑप्शन डी है। 63rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आजकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको लगाते रहने हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। चलिए कि करके देखते हैं, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 10 जून 1999, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1 जनवरी 1998 में स्थापना हुई थी।
नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 में, माफ कीजिएगा, 2012 में हुई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2143। 64th क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट देखिए और फिर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। सबसे पहला है, जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिज़ाइन है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सेकंड है, जो नेशनल कैलेंडर है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें लिया गया था, फिर उसी में गाया गया था। फोर्थ है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत गणराज्य की एक प्रतिनिधि मुहर है, जिसे 26 जनवरी 1950 को यूपी के सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, इसके सिंह स्तंभ से अडॉप्ट किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 65th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। सेकंड है, यदि 14 दिनों के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। थर्ड है, पंचायत और नगर पालिका की प्रथम बैठक की निश्चित तिथि से उसके विघटन तक की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है, जो संविधान सभा उसका 11वां सत्र, जो अंतिम सत्र था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसी दिन भारत का जो संविधान है वो दिया गया, अपनाया गया था। बिल्कुल सही है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, हमारा संविधान इस दिन अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इससे पहले ही कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। सेकेंड है, राज्यसभा में अगर धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक पर 14 दिनों तक अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो लोकसभा द्वारा जो पारित है धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर धन विधेयक केवल 14 दिन ही रोक सकता है राज्यसभा, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद ये धन विधेयक पारित हो जाता है। तो ये हो गया। थर्ड है, पंचायत और नगर पालिका की जो पहली बैठक की निश्चित तिथि से उसके विघटन तक की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ये भी करेक्ट है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। 66 क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है बताना है। पहला है, पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है, पीपल्स वॉर ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट है, एक उग्रवादी संगठन उल्फा की स्थापना 1979 में परेश बरुआ और अन्य लोगों द्वारा की गई थी, उसका संबंध मिजोरम राज्य से है। तो देखिए, जो उल्फा है, ये जो समूह है, उग्रवादी संगठन है, इसमें देखिए गलत क्या है, ये असम से रिलेटेड है, ना कि मिजोरम से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये जो उग्रवादी संगठन है उल्फा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, परेश बरुआ और कुछ लोग और थे। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सैन्य संघर्ष के माध्यम से संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 घोषित करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति होगी। सेकेंड है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को आमतौर पर 7 वर्षों तक भारत में निवासी होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। 2011 की जनगणना के अनुसार है, पहला परसेंटेज वाइज आपको बताना है, पुरुष साक्षरता दर 80.90% है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो महिला जो साक्षरता दर है, फीमेल लिटरेसी रेट है, वो 64.60% है, और भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो 31.2% है, और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
69 क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट देखिए। पहला है, वर्ष 2011 में हुई 15वीं जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सेकंड देखिए, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में मेयो के कार्यकाल में आयोजित हुई थी। थर्ड है, साक्षरता दर मापने के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है, वर्ष 1881 में रिपन के कार्यकाल में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमिक आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे सारे स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूपी की जनगणना के अनुसार बताना है अनुसूचित जनजातियों की अधिक संख्या वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, उच्चतम से निम्नतम। देखिए यहाँ पर राज्य नहीं दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी की, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की। तो ऑप्शन है सोनभद्र, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, और इन्हीं में से ही अरेंज करके दिया गया। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर बलिया, देवरिया और उसके बाद कुशीनगर है, फिर ललितपुर है। सोनभद्र में 3.85 लाख है एसटी की पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा, सोनभद्र, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। ये प्रश्न जो दिया गया है इसमें 2023 का डेटा दिया गया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो भी आपको फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन देखते चलिए। नए डेटा के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज होता है वो मैं आगे करवाऊंगी अभी आपको। एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, ये सारी चीज़ें, और जो अभी आई हुई है ISFR रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट होंगी। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान समय में जो कर्नाटक है वो काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक, कॉफ़ी में कर्नाटक और कपास में गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही करेक्ट हैं। 72nd क्वेश्चन में बताना है 3 क्रूड पाम ऑयल उत्पादक जो उच्चतम से निम्नतम है, उनको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, फिर इसका आंसर देखिए, और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना है, फिर केरल है। 73rd क्वेश्चन है, खनिज डेटा के अकॉर्डिंग बताना है सीमेंट के उत्पादन में MP अग्रणी है, और उड़ीसा क्रोमाइट के उत्पादन में है, डोलोमाइट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 74th क्वेश्चन देखिए, चीन विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी है, USA साधारण नमक के प्रोडक्शन में, और तुर्की फेल्ड्स्पार के उत्पादन में तीसरा अग्रणी देश है। बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। साधारण नमक में जो दिया गया है इसमें चीन दूसरा है, और याद रखिएगा यहाँ पर किसमें, हाँ दूसरा यहाँ पर चीन हो जाएगा, USA दिया गया था वो गलत होगा, तो यहाँ पे चाइना करेक्ट आंसर है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। कोयला के प्रोडक्शन में चाइना लीडिंग कंट्री है, मतलब पहले नंबर पे आती है। कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, फिर चीन साधारण नमक के उत्पादन में दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर है, फेल्ड्स्पार में तुर्की तीसरे नंबर पर है, और इसमें भारत चौथे नंबर पे आता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं।